नमस्कार दोस्तों, द पीडीएस ट्रेनिटी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिला न्यायाधीश जिन्हें वकालत में लगभग 20 वर्षों का अनुभव है, जो आज वह इसी अनुभव के हमारे साथ साझा करेंगे। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा विषय क्या रहने वाला है। जैसे अपराध की गंभीरता बढ़ती है और सजा भी उसी प्रकार से बढ़ती चली जाती है, कानून उसी प्रकार से कठोर होता चला जाता है। जैसे जनरली आपने गाली गलौज आप केवल अपने काम पे फोकस करिए सफल होने के लिए। तो कानून के बारे में हम जो बता रहे थे आपको कि अपराध जो है अनुसार सजा दी जाती है। जब अपराध गंभीर प्रकृति का हो जाता है तो फिर आपको कारावास में भी रखा जाता है। ये तो राजीनामा करके छोड़ दिया जाता है। पहला अपराध है जुर्माना में भी छोड़ दिया। जजेस का काम है वो अब एक जो व्यवस्था अपनी न्यायिक प्रक्रिया में बनाई गई है पुलिस देने की, आपको 1 दिन तक की जेल कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, द पीडीएस ट्रेनिटी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिला न्यायालय के अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष माननीय श्री गणेश साहू जी, जिन्हें वकालत में लगभग 20 वर्षों का अनुभव है, जो आज वह इसी अनुभव के हमारे साथ साझा करेंगे। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा विषय क्या रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। अपने जीवन का परिचय देते हुए हमें बताइए कि आप वकालत के क्षेत्र में आप कैसे आए और आपका अभी तक का अनुभव कैसा रहा। मैं अपने जीवन के अनुभव के बारे में तो बताते हुए कि पहले सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि एडवोकेसी के क्षेत्र में मैं कैसे आया हूँ। और वो मेरे लिए बहुत ही स्ट्रगल का समय था, बहुत ही संघर्षों का समय था जी। मेरे जो फादर थे, भाई थे, शॉपकीपर थे, आटा चक्की थी जी। चलाते थे उस समय। और मैं 12th पास करके पास आउट होकर के आया और एक उलझन में था कि करूँ क्या इसके आगे, क्योंकि ना तो कोई बताने वाला था, ना कोई गाइड करने वाला था कि तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या करना है। और जब गाइडेंस नहीं होता है तो लाइफ में अंधेरा होता है आगे। तो मुझे जो गाइडेंस मिला वो मेरे दोस्तों के साथ मिला। मेरे जो फ्रेंड सर्कल था उनमें दोस्त थे शिवम सहारिया। तो बोले तुम्हें क्या करना है, तो मैंने कहा यार जो तुम करोगे वो मैं करूँगा। तो बोले यार जो मैं करूँगा, तो उनका भी दिमाग बोले यार क्या करें। तो हमने कहा जो तुम करोगे वो हम करेंगे। वो बोले नहीं जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हमने कहा नहीं। तो फिर ऐसे चलता रहा। उनके घर गए तो उनके मिलते, बोले मैं लॉ करती है LLB। मुझे लगा यार लॉ करना संभव नहीं है मेरे लिए, बहुत खर्च का वो है। ऐसा डिस्कशन चलता रहा। फिर बोले नहीं तुम तो हमारे साथ एडमिशन लो। दोस्त थे खिंच गए उनकी तरफ और मैंने एडमिशन ले लिया किसी भी तरीके से, घर पे बिना बताए नहीं। अब ले लिया, फिर एडमिशन लेके आ गए। फीस जमा करने का टाइम आया तो घर पे भी बताया। अरेंजमेंट बहुत सारे संघर्षों के साथ हुआ। हमारे भाइयों ने भी बहुत सहयोग किया, बहुत संघर्ष किया उस समय हमें पढ़ाने के लिए। और हमने कहा कि नहीं जो हमारे दोस्त करेंगे वो हमें करना, ऐसा कहते हुए हमने एडमिशन ले लिया। लेने के बाद पास आउट हुए। और उसमें भी जब हम पढ़ते थे तो लॉ हमारे सर के ऊपर से निकलती थी, क्योंकि कोई फील्ड नहीं थी, कोई एटमोस्फियर नहीं था हमारे घर पे ऐसा। तो सोचते भी रहते थे कि यार कैसे लॉ करेंगे, कैसे कानून पढ़ेंगे। और वहां जब सुनते थे कि वकील बनना है, जज बनना है, तो लगता था यार वकील बनना हमारे लिए तो संभव नहीं है, ये तो बड़े लोगों का काम है। और लॉ करते करते वही चलता था कि जो तुम पढ़ रहे हो वही हमें पढ़ना है। तैयारी वो जहाँ पढ़ते थे वही हम भी करते थे उन्हीं के घर पे बैठ के, और अपना काम भी करते रहते थे। ऐसे ऐसे पास आउट हुए। और बहुत पास आउट होने के बाद रजिस्ट्रेशन भी कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम लगा कि क्या किया जाए, क्योंकि स्थिति ये थी कि टैक्सी से भी आने का किराया अपने पास नहीं हुआ करता था कि हम टैक्सी से डाकखाने तक आ जाए। 5 रुपए शायद 3 रुपए लगते थे, 5 रुपए उस समय। तो हमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं तो सोचते हैं किसके पास बैठा जाए। अब गुरु ढूंढना भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जैसा गुरु मिलेगा वो प्रभाव अपने ऊपर आ जाता है। तब हमने फिर मां सरस्वती का नाम लेते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि जो भी पहला बंदा हमें मिला उसी के हम बैठ जाएंगे, वो जैसा भी हो। ईश्वर बहुत मदद करता है, आपका दिल साफ होना चाहिए। तो हम जाते हैं तो वहां हमें एक DB रावत जी हमारे सीनियर, वो वहां मिलते हैं, 24 कॉलोनी में रहते हैं। तो उनके एक टाइपिस्ट बैठे, वो हमारे मित्र थे।
तो उन्होंने कहा यार तुम्हें यहाँ आज कैसे कोर्ट में? हमने कहा हमें वकालत करनी है यार, कोई बताओ किसके यहाँ बैठे। तो वो भी बगल में बैठे हुए थे, तो वो बोले कि इन्हीं के पास बैठे हैं। हमने उनसे कहा, बोले बैठो कोई दिक्कत नहीं, देखिए वहां भी स्पेस हमारे लिए खाली मिला। तो मुझे लगा, क्योंकि उनका भी जूनियर शायद 2 से 3 दिन पहले गया था उनके पास, तो मुझे लगा कि शायद ईश्वर ने ये जगह हमारे लिए ही खाली दी। और हम वहां जाकर बैठते हैं, और उनके साथ भी लगभग 10 महीने काम किया हमने, 9-10 महीने कंटिन्यू आना जाना रहा, और बहुत कुछ सीखा उनके साथ रह करके। फिर हमारा एक दिन फिर वहां बैठे बैठे भी मन हुआ 9-10 महीने बाद कि हमें प्रैक्टिस अब सेल्फ करनी है। तो मैंने कहा क्या किया जाए, कहने में बड़ा संकोच लग रहा था, किसी के यहाँ काम करते करते एकदम से छोड़ देना। मैंने जब मन साफ हो तो कहने में कोई वो नहीं लगता है। तो हमने कहा 5 बजे जैसे ही सर भाई साहब का जाने का टाइम हुआ, हमने कहा सर एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। तो बोले बताओ। हमने बैठो कल बताते हैं। तो बैठे, बोले बताओ। हमने कहा मैं सेल्फ काम कर। बोले क्यों, कोई बात हुई, किसी ने कुछ कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा। तो बोले कब बैठोगे? हमने कहा सर कल से बैठेंगे, आज के बाद आएंगे नहीं, आप वहीं बैठेंगे जहां हम। तो सटरडे का दिन था। बोले यार कोई बात हुई? उन्होंने भी यही सब पूछी, वही बात हुई, किसी ने कुछ कहा, तुम्हें भड़क ये सब कहा? उन्होंने कहा नहीं सर कोई बात नहीं हुई, हमारा अंदर से आवाज आ रही है कि वकालत तुम खुद करो। और जुनून एक अंदर से बिल्कुल चल रहा था उस समय कि कब आए, कब हम खुद आर्गुमेंट करें, खुद हम तैयारी करें अपने केस की। और हमने संडे को अपने कुर्सी टेबल लेके और कोर्ट में डाल दिया जगह में, और मंडे को जाकर के लग बैठे। तो बस वहां से हमारी शुरुआत हुई, और बढ़िया प्रैक्टिस हमने शुरू करी, और काम भी आना ईश्वर की कृपा से शुरू हुआ, और बढ़िया चल रहा है। हमारे सब दोस्त भी अपने अपनी जगह पे हैं। ये हमारा सफर रहा वकील बनने तक का, कि हम जनवरी 2014 में अपने आप को ये समझे कि आई एम लॉयर। हमें कुछ ऐसी जनरल धाराओं के बारे में बताइए, जैसे कि मतलब नॉर्मल लोगों की लाइफ में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है और मारपीट हो जाती है, भाइयों में मारपीट हो जाती है, या फिर फैमिली में, या फिर मोहल्ले में, ऐसी नॉर्मल मारपीट वाली या छोटे मोटे झगड़ों वाली जो धाराएं होती हैं जिनसे लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इसके लिए क्या है, देखिए कानून ने हर प्रकार के अपराध की एक कैटेगरी बनाई है। कभी कभी क्या होता है कि जनरली अपन बैठे हैं, बातों ही बातों में गुस्सा आ जाता है, नहीं ह्यूमन नेचर है, ये कानून बनाने वालों ने सोचा उस समय। और हम आप बात करते करते गुस्सा आ जाए तो गाली दे देते हैं एक दूसरे को, तो गाली देना भी अपराध है। तो उसके लिए भी व्यवस्था कानून में की गई है कि अपने ये जनरल अपराध है, तो उसके लिए कितनी व्यवस्था है। उसमें आप गाली देते देते को उतना गुस्सा आ जाए कि थप्पड़ मार दे, एक दूसरे को मारपीट कर दे, तो वो एक अपराध की क्या हुई, ग्रेविटी वो बढ़ जाता है। अब मारपीट के बाद आप मान लीजिए उसको हथियार मार देते हैं, तो वो अपराध और गंभीर हो जाता है। हथियार मारने के बाद आप उसको सोचो इतना घायल कर दो कि उसकी मृत्यु हुई होना संभव हो, जैसे हत्या का प्रयास करने जैसे अपराध है। तो ये क्या है, अपराध की गंभीरता को बढ़ाते चले जाते हैं, और जैसे जैसे अपराध की गंभीरता बढ़ती है और सजा भी उसी प्रकार से बढ़ती चली जाती है, कानून उसी प्रकार से कठोर होता चला जाता है। जैसे जनरली आपने गाली गलौज करी, एक आध थप्पड़ मार दिया, तो ये कोर्ट ने क्या किया कि ये मामले अचानक हो जाते हैं गुस्से में, और गुस्से में आने के कारण इनको राजीनामा युक्त बना दिया। चलो भाई अब आप लोगों ने लड़ लिया है, आप राजीनामा करिए। तो हो सकता है समय के साथ छोटे से विवाद को लेकर आप लोगों में सामंजस्य बन जाए, चलो भाई केस को खत्म करो। क्योंकि मुकदमेबाजी में आप एक चीज हमेशा याद करना, यदि आपको जीवन में सफल होना है तो विवादों से दूर रहिए, केवल अपने काम पर फोकस करिए, शत्रु पैदा मत करिए। आपके दुश्मन पैदा होंगे ना तो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे आप। और जब आप अपने काम पर फोकस करेंगे तो शत्रु को आपसे कोई लेने देना नहीं रहेगा, तो कोई मतलब नहीं रखेगा आपसे। या तो आप किसी को आगे बढ़ने से रोक रहे होंगे, तभी आपके दिमाग में किसी के प्रति बुरे विचार आएंगे, ये आगे क्यों बढ़ रहा है। ये सारी चीजें नहीं करना, अपने ईगो को कभी ऐसे पाल के नहीं करना। आप केवल अपने काम पे फोकस करिए सफल होने के लिए। तो कानून के बारे में हम जो बता रहे थे आपको कि अपराध जो है
ग्रेविटी के साथ बढ़ता है, उसी अनुसार सजा दी जाती है। जब अपराध गंभीर प्रकृति का हो जाता है तो फिर आपको कारावास में भी रखा जाता है। ये तो राजीनामा करके छोड़ दिया जाता है। पहला अपराध है, जुर्माना में भी छोड़ दिया जाता है कि चलो भाई आपने पहली बार गलती करी, आपको जुर्माना में छोड़े देते हैं। ये जजेस का काम है। वो अब एक जो व्यवस्था अपनी न्यायिक प्रक्रिया में बनाई गई है पुलिस लेने की, आपको 1 दिन तक की जेल कर देते हैं, आपको 3 महीने की सजा कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे अपराधों में इस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई गई है। लेकिन मुकदमे इतने खराब होते हैं कि जिसके ऊपर लग जाता है उसको मानसिक रूप से तोड़ देता है। इसलिए वो स्थितियां कभी ना आने दें अपने जीवन में। हमेशा अपने आप को सुलझा हुआ रखें, अपराध से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें इतने लोगों की कड़ी जुड़ी हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, अदालत आ गए, फिर बाबू और जुडिशियल ऑफिसर, फिर वकील जुड़ गए हैं। ये सारी आपके जीवन में इतना उथल पुथल मचा देंगे कि आपको कहीं ऐसी एडवाइस भी मिल जाएगा कि आप दूसरा अपराध कर दो उसके लिए, एक से बचने के लिए। वो कहते ना, एक झूठ बोल से बचने के लिए 100 झूठ बोलता है। एक अपराध से निपटने के लिए वो 100 अपराध कर डालता है और उसकी जो लाइफ होती है क्रिमिनल लाइफ हो जाती है। इसलिए हमेशा सुलझा हुआ रहना चाहिए और छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। और जैसे हत्या के प्रयास, हत्या जैसी अपराध करते हैं ये लोग, तो इन लोगों को जो बेल मिलती है, तो वो बेल किस बेस पे मिलती है? मतलब क्या करना पड़ता है? देखिए, बेल एक ऐसा विषय है, ये आपका राइट है बेल मांगने का, कोर्ट का राइट है बेल देने ना देने। जो ये गंभीर इस प्रकार के अपराध हो जाते हैं, आज आपको बता दें कि 90% मामले, 90%, 90% मामलों में फर्जी ढंग से संलिप्त किया जाने लगा लोगों को। हमारी लड़ाई आपसे है, आपने घटना करी और हमने देखा कि आपके साथ 4 लोग रहते हैं, तो हमें क्या लगता है, तुम मिलकर दम पे उछल रहे हो, लोग जाओ बताते हैं। तो हम जब रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो उन 4 के नाम भी लिखा देते हैं। अब का अपराध एक ने किया, 4 लोग फंस गए ना। अब वो 4 लोग जमानत लेने जब कोर्ट जाएंगे तो क्या बताएंगे कोर्ट को कि साहब हमने तो कोई अपराध नहीं किया, हमारा नाम फर्जी ढंग से था। और पुलिस ने क्या है इस बिंदु पर इन्वेस्टिगेट नहीं किया, क्योंकि वो फरियादी बोल रहा है कि भाई वो तो नहीं लोगों ने मारा है। अच्छा। अब ये काम देखना पहले तो पुलिस का था, लेकिन पुलिस ने ना देख करके चार्जशीट पेश कर दी। अच्छा। क्योंकि वो पेश ही होती है चार्जशीट पर जब नाम लिख जाते हैं। अब केस चल रहा है, कम से कम पता चला कि 1 साल 2 साल 3 साल चलेगा। अब कोई व्यक्ति गलत तरीके से अगर फंस गया है और उसका प्री कंडक्ट जो है वो अच्छा रहा, चरित्र भी अच्छा रहा, और किसी कारणवश मामले में उलझ गया है और अपराध में उसकी संलिप्तता, क्योंकि गोली चलाने वाला तो एक ही बंदा है, घटना कारित करने वाला, ये 4 लोग तो सहयोगी हो गए। तो कोर्ट उनको देखती है कि इसका अगर पहले का चरित्र अच्छा रहा है, पढ़ने लिखने वाला लड़का है, इसका फ्यूचर करियर दांव पर है, मामले को निराकरण में समय लगने की संभावना है, इन आधार पर बेल दे देती है। कोर्ट में जब केस ट्रायल होता है, ट्रायल होने के बाद ये डिसीजन आता है कि भाई इसने अपराध किया या नहीं। तो इसलिए उसमें बेल मिल जाती है। बेल में ऐसी कोई समस्या नहीं रहती है। बस ये है कि आपका जो है डिफेंस अच्छा होना चाहिए कि उस घटना दिनांक उस समय पर आप थे कहाँ। ये सारी बहुत, ये कानून के अंदर की प्रक्रिया है जो फाइल में चलती है। ये जन सामान्य की समझ से थोड़ी सी परे भी है। वो एक वकील या अध्ययन करने वाले लोग ही समझ सकते हैं उसको। सर, आपको जैसे मान लो इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो कभी कभार जैसे आप कोई क्लाइंट आता होगा, कोई भी आप केस देखते होंगे, तो आपको पता लग जाता होगा कि ये केस सही है या फिर ये क्लाइंट सही है, गलत बोल रहा है, तो आप उस चीज को डिपेंड कैसे करते हैं? देखिए, हम आपको इसके लिए बताएं, ये बहुत ही जनरल सबके मन में ये भाव भी, स्टूडेंट के मन में ये ज्यादा विचार आता है। पहले तो बता दें, वकालत भी एक पेशा है और अपने पेशे को पूरी ईमानदारी के साथ करना। जिस क्लाइंट ने आपको अपनी फाइल सौंप दी है, उसने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है, तो उसकी पैरवीदारी ईमानदारी के साथ करना, पैरवी ईमानदारी के साथ करना हमारा धर्म हो जाता है और हम उसको करते हैं। दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि आपको पता चल जाता है कि उसने अपराध किया या नहीं किया,
तो हम आपको बताएं कि अपराध के स्थान पर उपस्थित तो रहते नहीं हैं। आप जो आएंगे, आप जो हमें बताएंगे उस पर हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। उस समस्या से बचाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। हम कैसे समझ पाएंगे आपने किया है नहीं? हम तो जो आप बताएंगे, कोई क्लाइंट कभी आकर ये नहीं कहता है कि साहब हमने चोरी की है, हमने साहब गोली मारी है, और मान लीजिए उसने ये बता भी देता है, तो फिर वो ये भी बताता है कि हमने किस मजबूरी में अपराध किया। जो ये लोग बताते हैं ना कि हमने साहब गोली मारी, मजबूरी भी बताता कि किस मजबूरी में हमने अपराध किया। तो कानून में इसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई अपराध किसी से अज्ञानतावश या मजबूरीवश हो जाता है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था है, कानून में है, और वो कोर्ट उसको फॉलो करती है। हम लोग उसी की लड़ाई लड़ते हैं, और हम लोगों का काम है आपके पक्ष को न्यायालय में रखना। एक वकील आपकी जो बात है वो न्यायालय के समक्ष रखती है, जो आप हम लोगों के माध्यम से आप बताते हैं। अब उस पर न्याय देना जो जुडिशियल ऑफिसर्स बैठते हैं, हमारे जजेस बैठते हैं, वो लोग अपना निर्णय लेते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हम लोगों को पता चल, कुछ पता, तो हम लोग तो जो कागज में लिखा है उसको पढ़ते हैं और उसी को मानते हैं और उसी से डिफेंड करते हैं। सर बहुत से मतलब ऐसे केसेस हैं कि बहुत टाइम लग जाता है मतलब जजमेंट में, या फिर कई केस तो ऐसे होते हैं कि 30-40 साल हो जाते हैं। क्या पता मतलब जो होता है फरियादी उसका जीवन ही समाप्त हो जाती है, फिर बाद में उसका डिसीजन होता है। तो उसको आप क्या कहना हैं? इसके लिए तो देखो सबसे बड़ा कारण ये है कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसके साथ क्राइम भी बढ़ रहा है बहुत तेजी से, फाइलों की संख्या भी बढ़ रही है बहुत तेजी से। वो अवेयर नहीं रहते हैं। अगर आपको अपने मुकदमे में शीघ्र न्याय चाहिए तो आपको भी बराबर पहल करनी पड़ेगी। आप तो सोचते हैं वकील को हमने फाइल दे दी, पैसा दे दिया, वो सब कुछ करे, करता वो सब कुछ है अपनी कैपेसिटी के अनुसार, लेकिन अब कोई डॉक्यूमेंट निकलवाना है तो आप उसके साथ पहल करिए। पक्षकार अवेयर बिल्कुल है ही नहीं, वो सब कुछ वकील के ऊपर छोड़ के रखता है। वकील को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, उसके पास आपकी बस फाइल नहीं है। वकील तो कहता है ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, अब आप कहते साहब वो डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा, वो भी आप ही निकलवाओ। तो इन सब चीजों में बहुत सारा टाइम व्यतीत होता है। और एक कोर्ट में ये समझ लीजिए कि एक एक दिन में 200 300 केस लग रहे हैं। एक बंदा सुनने वाला है, कैसे सुने? एक फाइल को 200 फाइल में कोई एक बंदा कैसे सुन सकता है? तो ये समझ लीजिए एक उस कोर्ट में 15-20 फाइलों में ही काम हो पाता है, बाकी फाइलों में डेट पड़ जाती है। इस कारण थोड़ी सा पेंडेंसी चल रही है, लेकिन यदि पक्षकार अवेयर हो तो मामला जल्दी सुलझ भी सकता है। सर हमें बताइए जैसे जो पुलिस के द्वारा किसी लोगों को जैसे प्रताड़ित करना या फिर उनको अनावश्यक परेशान करना, तो इसके लिए लोगों के पास कौन से राइट्स हैं जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सके उन मतलब ऐसे लोगों से जो उन्हें अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं? देखो पुलिस के पास क्या है, थोड़ी सा स्पेशल पावर्स भी होते हैं। वो क्या के लिए, लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अपराधी इतने एक्टिव रहते हैं कि वो पुलिस को भी चकमा देते हैं, हम आपको भी चकमा देते हैं। अपराध का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ा हुआ है कि हम लोग रात में निकलने में डरते हैं। अपराधी के दिमाग में कभी नहीं रहता कि आप अच्छे व्यक्ति इसलिए आपको साथ घटना नहीं करें, वो किसी के साथ भी घटना कर देते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता। इसलिए पुलिस क्या करती है कि जैसे अपराधी को सर्च करना है, अपराधी स्वयं सरेंडर तो कभी करता नहीं, अब उसको कुछ स्पेशल पावर इस्तेमाल में लाना पड़ते हैं, पूछताछ थोड़ी सख्ती से करना। और जब ऐसा होता है तो लोगों को लगता है कि पुलिस हमारे साथ ज्यादती कर रही है। फिर भी यदि किसी को लगता है कि भाई पुलिस हमें टॉर्चर कर रही, परेशान कर रही, तो उसको सबसे पहले वकील का सहारा लेना चाहिए। सबसे पहले अपने वकील के पास पहुंचे, वकील को बताए अपनी समस्या कि सर इस प्रकार की समस्या है, वकील हमें इस प्रकार से परेशान कर रही है। तो उसके लिए आपके पास देखिए हेल्पलाइन नंबर है, सीएम हेल्पलाइन है, पुलिस हेल्पलाइन है, और बहुत सारी शिकायतों की एसपी ऑफिस में भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो व्यक्ति को सबसे पहले तो शिकायत जो पुलिस कप्तान अपने यहाँ होते हैं, चाहे पुलिस अधीक्षक महोदय, उनको भी कंप्लेन करना चाहिए कि इस आपकी पुलिस द्वारा इस प्रकार से हमें परेशान किया जा रहा है। और आपकी शिकायत का यदि वहां निराकरण नहीं होता है तो आप
यहाँ पर डीआईजी ऑफिस भी है, वहां भी पुलिस की शिकायत कर सकते हैं। वहां भी निराकरण नहीं हो रहा तो आप अपने वकील से मिलकर कोर्ट में भी कंप्लेन कर सकते हैं कि साहब पुलिस इस प्रकार से हमें टॉर्चर कर रही है, परेशान कर रही है, और गाली गलौज, मतलब जो जिस प्रकार से भी परेशान कर रही है वो बता सकते हैं आप। और उसके बाद भी यदि आपका निराकरण नहीं होता है, कोर्ट में भी निराकरण नहीं होता है, तो आपके लिए हाई कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है। आप पुलिस के खिलाफ डायरेक्ट कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस कभी भी अगर इस प्रकार से परेशान करती है, लेकिन पुलिस हमेशा न्याय के लिए ही काम करती है और न्याय के लिए ही आपके साथ थोड़ी सा सख्ती से पेश आती है, क्योंकि यदि पुलिस ऐसा नहीं करेगी तो कैसे फिर व्यवस्थाएं बनेगी। तो पुलिस का हमेशा आप लोग जो भी हो कोऑपरेट करें, पुलिस का सहयोग करें उनके इन्वेस्टिगेशन में, जांच में। सर बहुत से मतलब ऐसे देखे गए हैं केसेस कि एक ही संपत्ति के बहुत सारे धारक होते हैं, मतलब एक ही परिवार में बहुत लोगों के नाम चढ़ी रहती है रिकॉर्ड्स में, तो उनको मतलब कैसे ये रजिस्ट्री वगैरह अलग अलग हो जाती है? ये तो एक भ्रम है जी कि एक ही प्रॉपर्टी पर कई लोगों के नाम चढ़े हों। जी। हो ही नहीं सकता। किसी एक का नाम चढ़ा हो, अच्छा। किसी एक का नाम चढ़ा हो। अब प्रॉपर्टी 4 लोगों के नाम कैसे हो जाती है? ये हो जाती है अपनी अज्ञानता, अवेयरनेस की कमी की वजह से। जैसे हमने कोई प्लॉट खरीदा या जमीन खरीदी, खरीदने के बाद हम उसका दाखिल खारिज कराती रजिस्ट्री रख लेते हैं। दाखिल खारिज नहीं कराया, नाम नहीं चढ़ेगा आपका, तो वो आदमी दूसरे को भी बेच सकता है। मेरे पास एक ऐसा केस आया, ये समझ लो कि 1995 में एक प्लॉट खरीदा था। अच्छा। हमारे खुद मामा जी थे, उन्होंने 1995 में एक प्लॉट खरीदा था अपनी बेटी के नाम। अच्छा। केस को, और 95 में खरीदने के बाद वो रजिस्ट्री अपने घर रखी रहे, दाखिल खारिज नहीं कराया। कराने के बाद वो 2017-18 में जब हम वकील बने तो ऐसी चर्चा होती रही, तो उन्हें याद आया ये प्लॉट तो हमने भी लिया था लेकिन रजिस्ट्री नहीं मिल रही। हमने कहा क्यों नहीं मिल रही रजिस्ट्री? बोले यार अब चले कोर्ट बोल रहा हूँ, बहुत समय हो, उन्हें प्लाट का भी पता नहीं था क्योंकि डेवलपमेंट इतना हो चुका था वहां। तो हमने कहा हम चल रहे घर पे, उस समय फ्री रहते थे क्योंकि बकाला शुरुआती दौर था। तो हम गए, उनके कागज देखे तो रजिस्ट्री मिल गई, इतनी पुरानी रजिस्ट्री 95 की रखी। हमने रिकॉर्ड दिखवाया तो उसमें दाखिल खारिज नहीं था। वो जमीन 3 बार बिक चुकी, तीसरे आदमी के पास पहुंच चुकी और उस पर एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन होने जा रहा था। तो हमने कहा दाखिल खारिज को, बोले हमें पता ही नहीं था। अब रजिस्ट्री तो आपके पास रखी, खरीद दूसरे ने ली क्योंकि आपने अपना नाम नहीं चढ़वाया रिकॉर्ड पे। दूसरा हो जाता है कभी कभी कि अपन लोग दाखिल खारिज का आदेश पर करा लेते हैं, पटवारी फीड नहीं करते। पटवारी की भी गलतियां हो जाती है क्योंकि जन सामान्य तो यही समझता है कि साहब हमने प्लॉट खरीदा, पटवारी को दे दिया, उसकी ड्यूटी थी, उनको करना चाहिए। तो पटवारी लोग कभी कभी क्या करते कि कंप्यूटर में फीडिंग नहीं करते। राजस्व विभाग में इतना लफड़ा चल रहा है कि कोई भी आदमी ईमानदारी से काम करने को तैयार नहीं। जब आप उसको 10 बार बताने जाओगे तभी वो करेगा। तो राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की गलतियों की वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी किसी के नाम है, बिक किसी को जाती है, नामांतरण किसी का हो जाता है, क्योंकि वो लोग पूरी ईमानदारी से अपना काम नहीं करते। तो ये भ्रांतियां समाज में आ रही है। तो कभी भी कोई रजिस्ट्री हो, इसके लिए तो हम ये कहेंगे कि आप तुरंत अपने जो वकील से ही प्रॉपर्टी सर्च करके खरीदें। वकील को ही बोले कि आप ड्राइवर से दाखिल खारिज करा के दीजिए हमारा, दलालों के माध्यम से काम ना कराएं, क्योंकि जिस दिन प्रॉपर्टी में लफड़ा होगा दलाल हाथ खड़ा कर देगा। आपका काम आप पूरी ईमानदारी से वकील ही कर सकता है और अपना काम वकील को ही सौंपे, भले ही वो कुछ उसका चार्ज ले दे, क्योंकि ये लोग केवल फॉर्मेलिटी करा के पकड़ा देते हैं आपके हाथ में। आम आदमी को तो नॉलेज नहीं रहता है कि कहाँ रिकॉर्ड मेंटेन होना है, कंप्यूटर में कहाँ चढ़ना है, पटवारी से हमें क्या काम कराना है, तहसीलदार को क्या काम करना है। तो दलालों से काम न कराएं, बिल्कुल न कराएं। और ये हम सभी से कहते हैं, क्योंकि एक वकील को जब आप हायर करते हैं ना, तो वो आपके काम के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। जहां आप लाखों की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो अगर 2-4 हजार वो फीस लेना तो कोई ज्यादा नहीं देगा, देना चाहिए। हम तो कहते हैं वो 5,000 भी मांगे तो देना चाहिए। और जैसे ये आजकल क्या नाम जमीन अधिग्रहण का कब्जा कर लेते हैं लोग, तो इनका निराकरण कैसे होता है फिर? अगर जैसे क्या नाम हमारे पास कागजात है सारे, आपके पास सारे कागज है, तो इसीलिए जुडिशल हम बता रहे हैं। जुडिशरी जो है वो आप कोर्ट जाइए,
बताइए बोर्ड को कि साहब ये रजिस्ट्री हमारी है, इतने समय पहले हमने खरीदी थी, पोजीशन हमारा है और ये खरीदने के लिए कब्जा इन्हें कर लिया, तो कोर्ट देखेगी कि पहली रजिस्ट्री आपकी है, कैंसिल करेगी उनकी रजिस्ट्री को, आपको पोजीशन दिलाएगी। कानून में बहुत सारे राइट है, कानून इतना अच्छा बना हुआ है, केवल हम लोग उसको जानते नहीं है, इसलिए उससे बचते हैं और भागते हैं कि कानून के पकड़े में कौन पड़े, जबकि कानून में ही सारे मदद के रास्ते बताए गए हैं। आप केवल किताबें खोलने की देरी है, अवेयरनेस की कमी। अवेयरनेस की कमी है। इतना अच्छा कानून है कि आप केवल कोर्ट जाएंगे तो डॉक्यूमेंट लेकर के। और ये ऐसी ये फर्जी वो बन जाती है क्या रजिस्ट्री कि अपन ने किसी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री बनवा ली, ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं भाई, अपराध करने वालों की क्या वो पकड़ में नहीं आते हैं। कुछ लोग जैसे आपको डराना है, तो आजकल कंप्यूटर प्रिंट निकालना हमें, उनने कागज लिया, उस पर अपने नाम की अपनी चिट चिपका दी, दूसरे दिखा दी साहब ये तो हमारे नाम रजिस्ट्री है। अलग देख के चौंक जाते हैं अपन, क्या रजिस्ट्री हमारे पास है, इसके नाम कैसे आ गए। अपन लोग मूल रिपोर्ट दिखवाते नहीं वहां जाकर के, उसने जो कागज दिखाया उससे डर जाते हैं, उसको नहीं दिख रहा। जैसे वो हमारे नाम है तत्काल आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दिखाओ नंबर, हम देखते हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जब वो रजिस्ट्री मिल जाए तभी उसको माने कोई भी डॉक्यूमेंट। नहीं तो आजकल इतने छापा के डॉक्यूमेंट चलने लगे हैं, मतलब कि वो एग्रीमेंट ही बना देते तुम्हारे नाम का, कोई शासन के रिकॉर्ड में चला, लेकिन आपको देख के तो लगेगा यार ये तो शासन का डॉक्यूमेंट है यार। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, पता ही नहीं चलता किसका नाम कहाँ प्रिंट कर दे, कॉपी पेस्ट करके खतरे नंबर बदल देगा, बोल दो इसकी रजिस्ट्री तो हमारे पास है, और लोग एग्रीमेंट करा लेते हैं। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि कभी भी कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट के संबंध में कोई भी काम हो, बिना वकील से संपर्क किए उसको ना तो खरीदे ना बेचे, क्योंकि इतने 420 इतना अधिक समय अपराध बढ़ गया है, क्राइम की पहुंच से बाहर हो गया। बिना वकील के तो आप एक कदम ना बढ़ाएं प्रॉपर्टी के लेन देन में। सर एक क्वेश्चन आपसे और भी है कि अभी जो देश में चल रहा है एक समान नागरिक संहिता के लिए, हाँ, तो उसके बारे में आपके विचार क्या है? ये तो अगर आ जाए तो बहुत अच्छी पहल है जी। और मोदी सरकार इसके लिए लगी हुई है कंटिन्यू। ये तो देश हित में भी है और हम सभी के हित में है, वो होना चाहिए जी। क्योंकि जब देश में कानून सबके लिए बराबर है तो सबको राइट भी बराबर मिलना चाहिए। क्यों किसी के लिए विशेष अधिकार रखेंगे, क्यों? और मान लीजिए उस समय की व्यवस्था थी आज से 70 साल पहले की कि भाई देश में ऐसी स्थितियां थी इसलिए उसको रखा गया था, लेकिन अब वो स्थितियां नहीं बची। अब अगर हर चीज में आप समानता का अधिकार चाहते हैं तो यूनिफॉर्म से बिल्कुल बहुत जरूरी है, समान नागरिक संहिता आना बहुत जरूरी है। ये स्पेशल जो आ रहा है चल रहा है जी। इसमें बहुत सारी समस्याएं जन्म ले रही हैं और बहुत घातक भी है जी। इसलिए मोदी सरकार हो सकता हमें ऐसा लग रहा है जिस प्रयास गति से प्रयास कर रही है बहुत जल्दी लागू हो जाए। और सर ये बताइए जैसे महिलाओं को राइट्स ज्यादा मिले हैं पुरुषों के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है कि पुरुषों को कम और महिलाओं को ज्यादा, तो ये ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अपन को लगता है। हाँ। कानून में स्त्री और पुरुष शब्दों की व्याख्या नहीं की, उन्होंने सीधा कहा व्यक्ति के अंदर इंक्लूड कर दिया स्त्री और पुरुष दोनों को, बराबर के अधिकार दोनों को प्राप्त है। ये हमें ऐसा फील होता रहता है अपनी अपनी सोच और अपने अपने नॉलेज के अनुसार कि यार महिलाओं की ज्यादा सुनवाई हो रही है, महिलाओं की ज्यादा सुनी, बिल्कुल बराबर सुनवाई होती है। आप जाएंगे आपकी भी रिपोर्ट लिखी जाएगी, महिला जाए महिला की भी रिपोर्ट लिखी जाएगी। बस एक थोड़ी सा क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है अपन लोगों की एक नेचर होता है, अपन लोग महिलाओं को अपने घर पे भी आपने देखा होगा कुछ विशेष व्यवस्थाओं के साथ सम्मानजनक स्थिति में रखते हैं। ऐसे ही हमारे देश में तो ये समझ लो ये तो वैदिक संस्कृति हमारे यहाँ पर है, महिलाओं को देवी तक कहा गया है। तो उनकी सम्मानपूर्ण जीवन के लिए उनका सम्मान प्रभावित ना हो पाए, उनकी डिग्निटी प्रभावित ना हो पाए, इसलिए कानून में विशेष व्यवस्थाएं की गई है महिलाओं के लिए। जैसे कि भाई उनकी जो फिजिकली बनावट है उसके अनुसार उनको किस प्रकार का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा,
महिला थाना अलग से बनाया गया। अब वहां पर उनके लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स या गवर्नमेंट वो बनता है तो उसमें व्यवस्थाएं की जाती है कि भाई महिलाओं को लिए जैसे बच्चों के लिए दूध पिलाने का अलग से कक्ष होगा, जी अलग से व्यवस्थाएं होगी। महिलाओं को किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, उनकी रिपोर्ट कैसे, कहाँ कहाँ उनको शायद नुकसान उनको हो सकता है, हम्म, ये सारी बातों पर विचार करने के बाद उनके लिए कुछ थोड़ी सा विशेष व्यवस्थाएं की गई। उन विशेष व्यवस्थाओं को देख करके अपन को ऐसा लगने लगता है कि यार महिलाओं की ज्यादा सुनी जा रही है। ऐसा नहीं है, राइट बराबर है। कानून में अपराध की सजा जो पुरुष को मिलती है वही महिलाओं को भी है अपराध की। बाकी व्यवस्थाएं उनके लिए कुछ विशेष की गई है। बाकी अपराध का दंड तो सभी को बराबर है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, कानून सभी के लिए बराबर है और कानून पर आस्था प्रत्येक व्यक्ति को बना के रखना होगी, तभी आप न्याय प्राप्त कर सकेंगे। आप जिससे न्याय मांगने जा रहे हैं उस पर अगर आपका विश्वास नहीं है तो आपको न्याय मिल ही नहीं सकता। मिल जाएगा तो भी नहीं लगेगा आपको कि न्याय मिला हमें। जी तो आस्था बहुत जरूरी है, ट्रस्ट हर व्यक्ति, जैसे हम और आप बैठे हैं, आप सोचिए अगर थोड़ी देर के लिए हमें ट्रस्ट ना हो आपके ऊपर या आपको हमारे ऊपर, तो क्या हम लोग बैठ पाएंगे एक साथ? बैठ ही नहीं सकते। तो विश्वास के साथ ही जीवन जीना पड़ेगा। तो ये अपनी यह मजबूरी समझिए या कुछ, विश्वास हर जगह कायम होता है और जब विश्वास होगा तभी आप सफल हो पाएंगे जीवन। नहीं तो हर पल आपको डर लगता रहे। विश्वास बना ही रखिए और नहीं भी है तो भी विश्वास कीजिएगा। जी सर, मतलब एक व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी अदालत से या फिर न्याय न्याय चाहिए होता है, तो वो एक जेन्युइन वकील कैसे चुने? उसके लिए देखो, एक तो सबसे पहले पक्षकार को, जो भी व्यक्ति है न्याय के लिए जाना चाहता है, या तो वो इतना खुद सक्षम हो, पढ़ा लिखा हो कि भाई वो अपनी बात किसी से भी आप डिस्कस करो, बिल्कुल बात करने पर आपको ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति इस काम को कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये ह्यूमन नेचर है, आप इस काम को कर पाएंगे या नहीं, ये हमें लगता है ऐसा। तो एक तो होता है अपने टैलेंट, अपनी क्षमताओं के अनुसार। दूसरा, आप चाहते हो तो भाई अपने किसी जिसको आप विश्वास करते हो, जो उस बारे में जानता हो। जैसे आप मेडिकल लाइन में जा रहे हैं तो अपन पूछते ना चाहते हैं उनसे, भाई डॉक्टर कौन अच्छा है, किस किस का उसने काम किया है, क्या रिजल्ट आए हैं। डॉक्टर के लिए अपन पूछते ना कि भाई यार हड्डी का ऑपरेशन कराना है, किससे कराए, तो बताते हैं भाई जो उसने उसका किया था, उसका किया था। और गलत किया जाओ तो उसका भी बताते हैं कि यार उसने तो उसका ऐसा किया था कि ज्यादा पैर ही नहीं जुड़ा अभी तक। तो आप उसको सर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप दो चार जगह, दो चार लोगों को अपने साथ लेकर के अपना पक्ष रखिए, वकील को बताइए, वो आपके पक्ष को समझ जाएगा तो आपको वो उस प्रकार से राय देने लगेगा और आपको भी समझ में आएगा ये वकील हमारे लिए उचित है। क्योंकि ये तो बड़ी बहुत कठिन समस्या है वकील को चुनना। और हम तो यहाँ तक कि ये कहते हैं कि वकील और डॉक्टर अच्छे मिलना किस्मत की बात है। क्योंकि वकील और डॉक्टर अगर अच्छे मिल गए तो आपका भला हो गया। और कहीं इनके साथ चीट हो गई, इनके साथ आप मिले और चीट हुआ तो आप खत्म हो गए, समझ लीजिए। इसीलिए जनता डरती भी है। इसलिए इसको सिलेक्ट करने के पहले बहुत सारी बातों पर विचार करना है आपको, बहुत सारे लोगों से मशवरा भी लेना है, उनकी कार्यशैली को देखना है। कुछ लोग तो ऐसे भी घूमते हैं कि जो कहते हैं वो लॉयर भी नहीं है और वो कहते हैं हम लॉयर हैं। अब सोचो आप, और लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। तो कभी भी वकील चुनने के पहले इस बात की परख कर ले कि ये वकील है या नहीं, एनरोल्ड है कि नहीं, कि ये केवल यहाँ पर केवल घुमा फिरा के कहीं ना कहीं आपको फंसा दे। इसका बहुत आपको रखना पड़ेगा। और वकील आपको कभी, अगर जो अच्छा वकील होगा वो आपके साथ कभी चीट नहीं करेगा, वो आपके मुकदमे को बहुत बारीकी से मेहनत करेगा। और अगर वो नहीं कर सकता है उसमें मेहनत, तो वो ये कह देता है कि भाई आप इस केस को उनको दिखाइए। कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम ऐसा तो आप देखेंगे उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, वो आपको समाज में लोगों से, मिलने वाले लोगों से पता चल जाएगा। और जैसे न्यायालय में मतलब कौन से वकील जो बहस कर सकते हैं अंदर न्यायालय के अंदर, तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्या रहती है? उनके लिए देखिए ये होता है आर्गुमेंट करना या प्रैक्टिस करना। जो भी एनरोल्ड है हमारी जिला अधिवक्ता संघ में या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो बार काउंसिल है उसमें रजिस्टर्ड है, तो वो प्रत्येक वकील आर्गुमेंट कर सकता है, केस फाइट कर सकता है,
ये सारे काम वो वकील कर सकता है ना, कोई भी कर सकता है, बट वो तो आपको मिलने और बात करने से पता चल जाता है। हाँ, इन सारी चीजों में आप एक बात याद रखिएगा कि अपनी लाइफ में भी हम्म। कोई भी काम करें, बॉडी लैंग्वेज, फेस रीडिंग, साइकोलॉजी, जी ये चीजें आपके पास थोड़ी थोड़ी इनका अनुभव होना चाहिए। और ये सारी चीजें आती हैं आध्यात्मिक चिंतन करने से। आप यदि अध्यात्म आपके पास नहीं है, आप अध्यात्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो ये सारी चीजें आप नहीं पकड़ सकते। इनको पकड़ने के लिए आपको आध्यात्मिक चिंतन करना पड़ेगा, बिल्कुल। आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। और नहीं जुड़ते हैं, जो लोग नहीं जुड़ते हैं हम्म, वो इस प्रकार फंस जाते हैं, वो परेशान होते रहते हैं। सर ऐसा माना जाता है कि वो न्यायालय में उसे ही न्याय मिलता है जिसके पास पैसा ज्यादा है, जिसके पास पैसा नहीं है तो वो न्याय नहीं पा सकता। तो ये बात सही है? नहीं नहीं, ऐसा भ्रम है, ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा ज्यादा हो। बस न्यायिक प्रक्रिया में आपको हमने एक चीज बताई ना, अच्छा वकील मिल जाए। हाँ, हर चीज का एक माप होता है, उस पैमाने के अनुसार उसको फीस मिल जाए, हाँ, वो आपको न्याय दिलाने की पूरी भरसक प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि पैसे वाले को ही न्याय मिलता हो, पता चला नहीं तो सारे गरीब तो फांसी चढ़ जाएंगे। हाँ, जुडिशरी में ऐसा नहीं है। हम्म, हमारे जुडिशियल ऑफिसर जो है बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और वास्तव में वहां न्याय होता है। थोड़ी देर जरूर लगती है, लेकिन होता है न्याय। हमने वहां देखा है अच्छे अच्छे पैसे वालों को कन्विक्शन होती हुई, अच्छे अच्छे पैसे वालों को जेल जाते हुए। आपको भी शायद कुछ उदाहरण ऐसे होंगे जो कभी सोने के मुकुट पहनते थे, जी सोने के सिंहासन पर बैठते थे, वो लोग आज जेल में हैं। क्यों है? उनके पास क्या पैसा नहीं है? आज भी वो लोग जेल में हैं। अच्छे अच्छे नामी गिरामी लोग जेल में ही मर गए, वो भी आपको नाम पता होंगे। वो जेल से बाहर नहीं आ पाए, अथाह संपत्ति जिनके पास। तो इन सारे उदाहरणों को देखोगे ना, तो ये मान लीजिए कि वहां पैसा नहीं चलता, हाँ वास्तव में न्याय होता है। बस पेशेंस रखने की जरूरत है, पेशेंस रखिए आप। और एक चीज और आपसे जाननी थी, जैसे ये क्या नाम आजकल बुलडोजर वाला काम कानून, वो लोग कहते हैं कि कुछ कर दिया तो उसने उसके ऊपर बुलडोजर, इसके घर में बुलडोजर चला दो, इसकी दुकान में बुलडोजर चला दो। तो ये मतलब इसमें कानून में कैसा इसकी व्यवस्था की गई है कि कानून में कर सकते हैं या नहीं? कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि किसी ने कोई अपराध कर दिया तो उसका घर गिरा दिया जाए। हाँ, ये न्याय करने का काम न्यायपालिका का है, हाँ, जी और न्यायपालिका भी घर गिराने की जो एक प्रक्रिया है वो कानून में अलग से बताई गई है कि किन परिस्थितियों में घर को डिसमेंटल किया जाएगा। लेकिन जो आज राजनीति जो हावी हो चुकी है, जिसको लोग कहते हैं नेतागिरी, जी वो केवल अपना नेम और फेम के चक्कर में खुद अपना एक कानून लेकर के चल रहे हैं, जो ना तो कहीं कोई कानून है। उनने कहा था बुलडोजर मंगवाओ, उसका मगर वो अपना केवल नेम चाहते हैं कि हमारे काल में ऐसा हुआ। हाँ, हाँ, जब ये बढ़ा, बहुत तेजी से बढ़ा, तो हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया हाँ, कि नहीं, आप ऐसे किसी का मकान नहीं गिरा सकते। अब वो मकान क्या कह के गिराते हैं कि साहब आपने परमिशन नहीं ली, आपने ज्यादा स्क्वायर फीट में बना लिया। कानून को पालन करके कोई बनाता नहीं, परमिशन कोई लेता नहीं, इसलिए गिरा दिए जाते हैं। हाँ, और वो उनकी जगह पे भी सही है। वो एक नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बाद आपसे पूछते हैं कि भैया आपने परमिशन क्यों नहीं ली, आपने ये टैक्स पे क्यों नहीं किया। कौन ले रहा है आजकल? आप कानून की कमी रहती है इसलिए वो गिर जाते हैं। कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि अपराधी का मकान गिरा दिया जाएगा। ये तो एक राजनीतिक हथकंडे हैं, चलते रहते हैं, जिस पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब शायद आपने काफी समय से सुना भी नहीं होगा कि कोई मकान कर रहा है। और यहाँ तक उन्होंने ये कह दिया अगर आप खुद न्याय इस प्रकार से करोगे तो आपको फिर पेनाल्टी भी पे करना पड़ेगी। जी बिल्कुल। न्याय करने के लिए न्यायपालिका बैठी है, और आप हमारे यहाँ आइए, बताइए क्या करना है, या फिर इस प्रकार का कोई कानून बनाइए आप लोग कि भाई उसका मकान का साल जीवन भर में आदमी मकान बनाता है, गिरा दिए जाते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके आज, और बहुत सी चीजें जानकर अच्छा लगा। मतलब आपने बहुत सी चीजें बताई जो चीजें हमें नहीं पता थी, बहुत सी अवेयरनेस आया। और आप अपना अगला एपिसोड करेंगे इसी में रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें भी आपके इस स्टूडियो में आकर के। हाँ जी धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला न्यायालय में लगभग 12 वर्ष, मैं 12 वर्ष हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, जी और क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूँ। और
बहुत अच्छी टीम के साथ, हाँ जैसे आप लोगों की टीम है, और कोई भी बड़ा काम करना है बिना टीम के होना संभव नहीं है। बिल्कुल। आप लोग करिए, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत चलिए दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट को देखा। आपसे अब अगले एपिसोड में या फिर अगले पॉडकास्ट में हम आपसे मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक पर।